अमेरिका के इंतखाबात में कभी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। वो तमाम लोग जो इस बात पर कायल हो गए हैं कि निज़ाम उनके लिए काम नहीं कर रहा, और इसमें सफ़ेद, फार्म, गरीब, वर्किंग क्लास लोगों की भारी तादाद शामिल है, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। लेकिन जिनके पास कॉलेज डिग्रियां हैं, और ख़वातीन, अक़लियतें, वो कामला हैरिस के साथ हैं। जो पोलिंग डेटा है उसमें एक कमजोरी ये है कि अब पुराना वाला निज़ाम नहीं रहा कि जिसमें लैंडलाइन फ़ोन के ऊपर सबको फ़ोन किया जाता था, तो इसलिए ओपिनियन पोल करना आसान होता था। फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोनों के लिए उन्होंने कुछ प्रोविज़न की। अब बहुत सारे लोग हैं वो फ़ोन नहीं सुनते। ओपिनियन पोलिंग जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तबकात जो हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं हो पाती, तो फिर पोलस्टर उसमें अपनी तरफ से अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। पिछले दो इंतखाबात में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के वोटरों की तादाद का अंदाजा सही नहीं लगाया, तो इस बार वो उनको ओवर कॉम्पेंसेट भी कर सकते हैं, और शायद कर रहे हों। इसी वजह से बीच में बहुत सारे पोल्स ऐसे आए जिनमें ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस बहुत करीब करीब हैं, और अब अचानक ऐसे पोल आने शुरू हो गए हैं जिनमें लग रहा है कि कामला हैरिस थोड़ा सा आगे हैं। ऐसे ऐसे इलेक्शन के नतीजे के बारे में किसी किस्म की पेशगोई करना कोई माकूल बात नहीं है। मेरा ख्याल है अगर शहरों में बड़ी तादाद में वोटर टर्नआउट हुआ तो वो कामला हैरिस के लिए बेहतर होगा। अगर देही इलाकों में तमाम लोगों ने वोट डाल दिए और शहरों में कम वोट पड़े तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नतीजा बेहतर हो सकता है। अच्छा, और स्विंग स्टेट्स में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है 7 स्विंग स्टेट्स हैं और वही डिसाइड करेंगी कि दोनों में से कौन सा कैंप लीड करता है, तो वहाँ पर इसमें समझने वाली बात यह है, समझने वाली बात है कि स्विंग स्टेट्स क्यों हैं। इस वजह से हैं कि जो बाकी रियासतें हैं, 43 रियासतें, उनमें पहले से ही अंदाजा है कि कौन जीतेगा, क्योंकि उनमें फर्क बहुत बड़ा है दोनों पार्टियों के हामियों में। इन 7 रियासतों में निस्बतन कम फर्क है। एक इलेक्शन में एक तरफ चले जाते हैं लोग, दूसरे में दूसरी तरफ चले जाते हैं, मगर जो बुनियादी डायनामिक है अमेरिका की वो वही है। अकलियतें, सफेद फार्म, वर्किंग क्लास, इनका इनका इख्तलाफ, कॉलेज डिग्री वालों का और बगैर कॉलेज डिग्री वालों का फर्क, मर्दों का और औरतों का फर्क। तो जिस वजह से ये स्विंग स्टेट के नताइज हमें करीब करीब नजर आ रहे हैं वो ये है कि इन रियासतों में मुख्तलिफ तनासुब हैं शहरी आबादियों के और देही आबादियों के। लेकिन देही आबादी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, शहरी आबादी अमूमन डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देती है। इसलिए इन स्विंग स्टेट्स के अंदर भी वही प्रोसेस है। अगर अव्वलीन नताइज जो है वो स्विंग स्टेट से नहीं आएंगे, वो उन रियासतों से आएंगे जिनके नताइज पहले से मालूम है। लेकिन अगर उनमें डोनाल्ड ट्रंप की जो अक्सरियत है वो उतनी बड़ी ना हुई जितनी पिछले दो इंतखाबात में थी, तो ये कामला हैरिस के लिए खुशाइंद बात हो। इसके अलावा अगर जी बिल्कुल, जो जो अगर उन्होंने उससे ठीक, ज्यादा वोट लिए, उससे भी ज्यादा वोट लिए जितने उन्होंने 2020 में लिए थे या 2016 में लिए थे, तो फिर इस बात का इम्कान है कि वो वाकई वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत सके। ठीक है। और जो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है, जिस तरह से ट्रंप ने कुछ रैलीज में ये भी कहा कि गालिबन कोई स्पेसिफिक एथनिसिटी आकर पेट्स को खा रही है, तो इस तरह की बातें करना या फिर ये रिटोरिक, ये अपील करना आवाम को कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, नौकरियाँ लेके जा रहे हैं, ये कुछ कैप्चर कर सका है वोटर के दिमाग को, और आर दे टू इंटेलिजेंट नॉट टू बी फूल्ड बाय इट? देखें जो मिलों के मजदूर अब बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि वो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, वो उनको तो ये बातें अपील करती हैं क्योंकि वो फारिग बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपना सोशल मीडिया देख रहे हैं, उसमें ये बातें आती हैं। सफ़ेद फार्म हैं, उनको अपना बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, वो समझने लगते हैं, वो ये नहीं समझते कि हमारी बेरोज़गारी का सबब यह है कि हमने नई इकॉनमी के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही 19वीं सदी से 20वीं सदी का जो तब्दीली का अरसा था उसमें भी हुआ था, क्योंकि सनत बढ़ती जा रही थी, देही आबादियां जो थीं वो अभी तक एडजस्ट नहीं कर पा रही थी कि हमें सनती वर्कर बनना है, अब हम ज़राअत में काम नहीं कर सकते, ज़राअत जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेगी। तो अब भी ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, अब ये जो कंप्यूटर इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी इकोनॉमी है, इसके अंदर इमिग्रेंट्स काफ़ी आते चले जा रहे हैं। फिर इसी तरीके के साथ जो लो एंड के जॉब्स हैं उनके लिए भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं क्योंकि वो कम पैसों पे काम करने को तैयार हैं।
तो जो वर्किंग क्लास वाइट मेल है वो तो इस बात से मुतासिर हुआ है, लेकिन जो कॉलेज एजुकेटेड मेल है उसको ये बात पता है कि इमिग्रेंट इकोनॉमी के लिए बेहतर होते हैं। और जो कॉलेज एजुकेटेड खवातीन हैं उनकी बड़ी तादाद अबॉर्शन राइट्स और दीगर मामलात के हवाले से ये समझती है कि ट्रंप और उनके जो रनिंग मेट हैं जेडी वैंस दोनों खवातीन की इज्जत नहीं करते। उनकी गुफ्तगू में सारी ऐसी बात होती है जैसे औरतों को वैसे ही रहना चाहिए जैसे आज से 100 साल पहले होती थी। क्यों नहीं अपने शौहरों की बात मानती, क्यों नहीं अपने बापों की बात मानती, क्यों आज़ाद होती जा रही हैं। तो वो उसके खिलाफ एक रद्द अमल खवातीन में पाया जाता है। एक बहुत दिलचस्प पोल आया है जिस पर गौर करना चाहिए, वो है आयोवा का। आयोवा मिडवेस्ट की एक ऐसी रियासत है जो पिछले 2-3 इंतखाबात से बिल्कुल सॉलिडली रिपब्लिकन हो गई। सही। और उसकी पोलिंग, ये एक खातून है वो हमेशा से सिर्फ उस रियासत की पोलिंग करती हैं और कहीं की नहीं करती, और आज तक उस रियासत की पोलिंग करने में उनसे गलती नहीं हुई। तो अगर इस बार गलती हुई तो वो बहुत बड़ी गलती होगी उनके लिए। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि उस रियासत में खवातीन की जो तादाद कामला हैरिस का साथ दे रही है, और इस रियासत में सफेद फाम लोगों की अक्सरियत है, बहुत वाज़ेह अक्सरियत है, उसमें इमिग्रेंट ज्यादा नहीं है, उसमें स्याह फाम लोग, कि औरतों का वोट इतना ओवरवेलमिंगली कामला हैरिस के साथ जा रहा है कि उसकी वजह से ओवरऑल वो डोनाल्ड ट्रंप को इस रियासत में, इस रिपब्लिकन रियासत में हरा देंगी। अच्छा, अगर इस किस्म की बात होगी, और मेरे भी आपको पता है बहुत सारे रिपब्लिकन दोस्त हैं जिनमें मैं खासतौर पे खवातीन की बात सुनता हूँ। मियाँ बीवी हैं तो मियाँ तो अभी भी कह रहे हैं नहीं मैं अपनी पार्टी ही को वोट दूंगा, बीवी कह रही है भैया आप मैं रिपब्लिकन हूं या ना हूं, इस इलेक्शन में मैं डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दे सकती। तो ये रुझान हमने 2020 में भी देखा था। ठीक। जो सबर्ब्स थे उनके जो लोग हैं, और सबर्ब्स जो होते हैं वो जरा वेल टू डू लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं सबर्ब्स में, और अमूमन वो रिपब्लिकन वोट करते हैं। लेकिन इस बार 2020 में 2022 में उन्होंने सबर्ब्स ने नहीं वोट किया, जिसको एक जमाने में आपको पता नहीं याद हो या ना, सॉकर मॉम्स कहा जाता था। यानी वो खवातीन जो अच्छे घरों में रहती हैं, अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, और वो अपने बच्चों को सॉकर खिलाने के लिए, फुटबॉल खिलाने के लिए अपनी गाड़ी में जाती हैं। तो उन सॉकर मॉम्स की राय जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सख्त खिलाफ है। और अगर वो वाकई बड़ी तादाद में वोट उन्होंने दे दिया तो शायद उससे नतीजा जरा मुख्तलिफ है। मतलब जो अमेरिकन सिविल सोसाइटी का क्रिटिक होता है कि वो इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है जितनी यूरोप के अंदर जो एक सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में रहती है, क्योंकि अभी तक वो 18th सेंचुरी से लेके अब तक किसी खातून को इलेक्ट नहीं कर पाए, और इस बार खातून भी वो हैं जिनकी एंसेस्ट्री भी अफ्रीकन अमेरिकन / इंडियन है। तो ये आपको लगता है कि चांस है ये लेगेसी ओवरटर्न होने का? देखें, बैरियर ये बहुत बड़ा है। अमेरिका की अपनी रवायात हैं, अमेरिका की सफ़ेद फाम आबादी का बड़ा हिस्सा कंजर्वेटिव है, और जो उनमें मजहबियत का रुझान है वो भी यूरोप से कहीं ज़्यादा है। जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं उनकी अपनी एक सोच है, वो बहुत कंजर्वेटिव हैं बहुत सारे मामलात में, सोशली बड़े कंजर्वेटिव हैं, इकोनॉमिक कंजर्वेटिव्स भी हैं अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में। तो ये बैरियर तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये बैरियर अबूर होने का कोई इम्कान है तो वो इस इलेक्शन में है। अच्छा, और इसके साथ साथ चूंकि आप भी खुद एक एकेडमिक हैं, तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तस्वुर यही है कि वहाँ पर तो लेफ़्ट विंग की ऑटोनॉमी है, तो वहाँ पर अबॉर्शन राइट्स की तरह की जो बातें हैं उस पर ट्रंप को बिल्कुल डिसरिगार्ड किया जाता है। आप अग्री करते हैं इस बात से कि अबॉर्शन राइट्स जैसी चीज़ें बहुत बड़ा रोल भी प्ले कर सकती हैं, चूँकि जिस नौयत का कंजर्वेटिज्म वो ला रहे हैं उससे लोग अप्रूव नहीं करते? बिल्कुल नहीं अप्रूव करते। और ये याद रखिए कि जो यूनिवर्सिटी टाउन्स हैं उनमें आपको पता है बादशाह शहर ऐसे होते हैं उनकी सारी इकोनॉमी जो वो एक यूनिवर्सिटी होती है और उसके इर्द गिर्द उनकी सारी इकोनॉमी घूमती है। तो स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन होते हैं। यूनिवर्सिटी टाउन्स में हमेशा से डेमोक्रेट्स की भारी अक्सरियत रही है, बल्कि यूनिवर्सिटी टाउन्स जरा ज्यादा लेफ्ट विंग होते हैं। कामला हैरिस एक दरमियानी सोच रखने वाली लिबरल के तौर पे उभरी हैं, तो इसलिए वो बाज लोग जो बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट के हैं वो उनको नॉट लेफ्ट विंग इनफ, नॉट लिबरल इनफ समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरा यह ख्याल है कि लोग इस बात पर आ गए हैं कि हमें वोट अपनी ही यानी डेमोक्रेटिक पार्टी ही के उम्मीदवार को देना है। तो यूनिवर्सिटी टाउन्स में तो यकीनन वो वाज़े अक्सरियत। यानी सर ज़्यादा लेफ्ट पे चले जाएं फिर वही होता है ना जो बर्नी सैंडर्स के साथ हुआ, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी किसी सोशलिस्ट को तो अफोर्ड नहीं कर सकती, राइट?
जी बिल्कुल। और बर्नी सैंडर्स के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन उनके बहुत सारे लोग जो थे वो जज्बाती तौर पे उनके साथ थे। बिल्कुल। और बर्नी सैंडर्स ने इस बार बड़ी वजाहत के साथ ये बात कही है। देखिए, बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत बाज अरब हैं, वो हमें वो मशरक़ वस्ता की पॉलिसी के हवाले से जरा थोड़े सी जोश में हैं, गुस्से में हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हम इस बार हराएंगे डेमोक्रेट को सिर्फ ये सबक देने के लिए कि तुम हमारे बगैर जीत नहीं सकते। लेकिन बर्नी सैंडर्स ने समझाया कि भाई, ये सबक देने का वक्त नहीं है, ये अपनी जिंदगी को बेहतर करने का वक्त है। और ये ठीक है कि मेरा भी इख्तलाफ है कामला हैरिस से बहुत सारी बातों के ऊपर, लेकिन ये ना करो कि सबक देने के चक्कर में उससे ज्यादा बदतर शख्स हम्म। या जो उनके नुक्ते नजर से ज्यादा बदतर है उसको हम्म। मुंतखब कर लो। तो ये ठीक। एक दिलचस्प बहस अमरीकी सियासी माहौल हम्म। में चल रही है। हक्कानी साहब, हमारे पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स की बात करें तो पीटीआई वाज द फर्स्ट पार्टी जिसने ये सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का कल्चर यहाँ पे शुरू किया कि कोई फिल्म एक्टर है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, उसको स्टेज पे बुलाया, उसकी ऑडियंस गैदर की। अमेरिका में तो ये बहुत पुराना कल्चर है, मतलब मिड 1950s से शुरू हो गया था। इस बार भी हमने देखा लेडी गागा हो या रिकी मार्टिन, ओपरा विनफ्री, एमिनेम की तरह के म्यूजिशियन सारे, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, इससे बियॉन्से एज वेल, इससे फर्क पड़ता है कि आप बड़ी वोटिंग बेस कैप्चर कर लें? मुझे आज तक कभी कोई वोटर ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि मैं फलाने सिंगर या फलाने टीवी शख्सियत की वजह से ये वोट दे रहा हूं। अच्छा। लेकिन इन तमाम शख्सियतों को मीडिया कवरेज बहुत मिलता है। अब आप सोचें कि एक दरमियानी साइज का शहर है, उसमें एक सेलिब्रिटी आ रहा है और एक इलेक्शन कैंडिडेट आ रहा है। तो इलेक्शन कैंडिडेट को सुनने के लिए तो सिर्फ सियासी लोग जाते हैं, बिल्कुल। मगर जब सेलिब्रिटी भी आ रहा है और वो गाना भी गाएगा वहां, तो फिर उसके मद्दाह भी आ जाते हैं। तो उन तक एक सियासी मैसेज पहुंच जाता है। और यही वजह थी कि ये सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, कि जब उस सेलिब्रिटी की वजह से वो लोग जो, देखिए हमारे मुल्क में तो हर आदमी ही सियासी है, बिल्कुल। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में जहां मजमूई तौर पे रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर लोगों की सियासत से इतना फर्क नहीं पड़ता, या लोग ये समझते हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और फिर उनके यहाँ इलेक्शन के दिन छुट्टी भी नहीं होती, आपको काम भी करना होता है और काम करते से वक्त निकाल के जाके वोट डालना होता है। तो बहुत से लोग वोट नहीं भी डालते। अमेरिका के इंतखाबात में 60-62% अगर वोट पड़ जाए तो उसको बहुत हाई टर्नआउट समझा जाता है, 66% को, जिसका मुकाबला अगर आप करें भारत जैसे मुल्क में जहां कभी 80% से कम टर्नआउट नहीं होता। तो वो लो टर्नआउट के खिलाफ ये एक वेपन होता है बिल्कुल। सेलिब्रिटी। ताकि कंपेल क्योंकि करें वोटर को। सेलिब्रिटी की वजह से लोग सियासत में दिलचस्पी ले लेते हैं, वो भी जो सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते। और इसके साथ अगर देखा जाए जो फेक न्यूज़ का किरदार है, चूँकि अब भी कुछ इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्टिक सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि इलॉन मस्क की मिसाल देख लें कि ट्विटर को उन्होंने वेपनाइज कर दिया और ट्रंप की एक कैंपेन मशीनरी बन गए, फेक न्यूज़ भी फैलाई और उनको रीट्वीट करते रहे। उससे भी कोई इजाफा हुआ है रिपब्लिकन वोटर के माइंड को कैप्चर करने के लिए? देखिए, फेक न्यूज़ से लोगों का माइंड तो दोनों तरफ बन चुका होता है, और फेक न्यूज़ उन्हीं लोगों को अपील करती है कि जिनके मखसूस जज्बात होते हैं। मसलन इमिग्रेंट्स, जिसको आदमी को पहले ही थोड़ी सी बेजारी हो, जब उसको ऐसी फेक न्यूज़ मिलनी शुरू होती है। और आपको पता होगा ये जो एल्गोरिदम होते हैं इन सारे सोशल मीडिया के, वो ऐसे होते हैं कि वो आदमी को ढूंढते हैं कि उसकी अपनी सोच क्या है। मसलन अगर आदमी पहले से मजहबी सोच का है तो उसको बहुत ज़्यादा मजहबी किस्म की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आदमी जो है वो इमिग्रेंट्स के बारे में कभी उसने एक दफ़ा कमेंट कर दिया, 2 दफ़ा, वो रिकॉर्ड में रहता है और कंप्यूटर कहता है अच्छा इसको और एंटी इमिग्रेंट एको चैम्बर बन जाता है। तो एको चेम्बर्स बने हैं, जिसकी वजह से जो एक डायलॉग होता था पॉलिटिकल प्रोसेस में वो खत्म हो गया। और इस एको चेम्बर के बेनिफिशियरी डोनाल्ड ट्रंप 2016 में भी थे, 2020 में भी थे। 2020 में भी उनको जिन लोगों के वोट मिले वो हैं जो वो बहुत सारी बातों पे यकीन रखते हैं जो सही नहीं होती। मसलन आप देखिए कि 2016 में नारा लगाते थे डोनाल्ड ट्रंप के उनके हामी लॉक हर अप, कि हिलरी क्लिंटन ने कोई जुर्म किया। बाद में पता चला उन्होंने तो कोई जुर्म नहीं किया था, अदालतों ने सबने उनको क्लियर कर दिया, FBI ने क्लियर कर दिया। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, बिल्कुल। लेकिन उनके बारे में उन्होंने एक पूरी ये फजा बना दी कि ये तो देखिए जी, ये जो न्यूयॉर्क है ये तो है ही लिबरल्स का और लेफ्ट विंग का गढ़, तो इन लोगों ने अगर सजा दी है तो इसकी तो कोई अहमियत नहीं है। तो ये एक किस्म का जो
जज्बाती। अच्छा, आप बात कर रहे थे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की, सेलिब्रिटी कैंडिडेट की भी तो बात हो जाए। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप एक सेलिब्रिटी कैंडिडेट है ब्यूटी पेजेंट्स जो कराते थे कभी ना। जो कभी पहले मुंतखब नहीं हुए, कभी उन्होंने कोई ओहदा नहीं, सीधे मुंतखब हुए तो सदर मुंतखब हुए, और उन लोगों की तरफ से मुंतखब हुए जो ये चाहते थे कि ये एक मसीहा आ जाए। क्योंकि जो रोजमर्रा के मसाइल हैं, कांग्रेस में क्या हो रहा है, गवर्नर क्या कर रहे हैं, सियासी फैसले क्या हो रहे हैं, उसको समझना हर एक के बस की बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स है वो। सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी को मसीहा समझना, उस कोई आदमी जो है वो फुटबॉल में कामयाब हो गया, कोई आदमी फिल्मों में कामयाब हो गया, कोई आदमी प्रॉपर्टी डेवलपिंग में कामयाब हो गया, कोई आदमी क्रिकेट में कामयाब हो गया, उसको ये समझ लेना कि ये देखो बस ये आदमी है और हम सारा भरोसा और एतमाद इस पे कर देंगे। तो वो बिल्कुल। जो सेलिब्रिटी कल्चर था वो, और जो नफरतें फेक न्यूज से पैदा होती हैं और बढ़ाई जाती हैं, वो मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के काम आई और हकाइक को नजरअंदाज करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। देखिए एलन मस्क की ख्वाहिश क्या है कि बिल्कुल। कोई ट्वीट, कोई बात लोगों को ये याद ना दिलाए कि डोनाल्ड ट्रंप को रेप के ऊपर सजा हुई, और वो अपील हो रही है, इस वजह से वो रिहा हैं अभी तक। मगर जूरी का जो फैसला होता है अमेरिका में, वो किसी रियासत में भी हो, लोगों को मानना तो होता है। तो ये फेक ठीक। न्यूज का कारनामा है, सोशल मीडिया का कारनामा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हामी उनकी खामियों कमजोरियों पर नजर ही नहीं डालते। ठीक। हकानी साहब, शॉर्टली लास्ट क्वेश्चन, ये भी हमने देखा है माजी में भी और इस बार भी इलॉन मस्क और दीगर लोग ये कह चुके हैं कि अगर हमें लैंडस्लाइड विक्ट्री और हम क्रश नहीं करेंगे अपने ऑपोजिशन को तो फिर धांधली की सूरत हाल ही होगी, कहीं ना कहीं एम्बेजलमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरे नज़दीक तो मुझे याद नहीं है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी में ये प्रैक्टिस हो कि इलेक्शन के रिजल्ट कबूल ही ना करें और कहें कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये हमारे अगेंस्ट था, जो पाकिस्तान में होता है या थर्ड वर्ल्ड में होता है। अगर इस बार भी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ट्रंप लूजेज द इलेक्शन एंड सेज कि मैं रिजल्ट ही नहीं मानता, तो अमेरिकन डेमोक्रेसी की ये तो डाउनस्लाइड है, बहुत बड़ी है। देखिए पिछली बार भी उन्होंने नहीं माना था, लेकिन सारी अदालतों ने उनको सुना भी और उनकी दरखास्तों को मुस्तरद भी किया। बिला सबूत बात करने का जो है वो एक शोर तो होता है, लेकिन नतीजा उस तरह से हो नहीं पाता जिस तरह लोग चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ठीक। अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है ये स्टॉर्म भी वेदर कर लेगी। मुमकिन है, क्योंकि उनका मिजाज ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर हारे, अभी तो पता नहीं कि वो हारेंगे या नहीं, मुमकिन है जीत ही जाएं, लेकिन अगर हारे तो वो नतीजा कबूल करने से शायद इनकार करें। लेकिन इस बार बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पलट के उनसे ये कहेंगे कि भाई आप जब जीतते हैं सिर्फ तभी आप नतीजा मानते हैं सही। कि सही है, जब आप हारते हैं तो हर बार धांधली होती है। और बाय द वे इसकी एनालॉजी हमारे यहाँ भी मौजूद है, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं बिल्कुल। जो समझते हैं कि 2013 का इंतखाब भी धांधली वाला था, 2024 का इंतखाब भी धांधली वाला था, सिर्फ 2018 का इंतखाब दुरुस्त था क्योंकि वो हमारा आदमी जीता था। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद थे।